अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ये वाली चीज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन मैथ्स में भी पढ़ी भी होगी बहुत सारे लोगों ने। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के पॉइंट के बजाय आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी 10 की पावर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो दो इसके पार्ट्स होते हैं, एक को मेंटीसा कहते हैं, दूसरे को एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास है इन्होंने इसकी जनरल फॉर्म, चले पहले इसको देख लेते हैं। जनरल फॉर्म इन्होंने लिखी हुई है प्लस माइनस एम ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस एन। ठीक है, ई जो है वो एक्सपोनेंशियल को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक आपके पास पहली वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद ई मतलब कि आपका इज़ नोन एज मेंटीसा एंड द वैल्यू आफ्टर ई इज़ नोन एज एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास मेंटीसा होता है, मेंटीसा, और ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स देखेंगे मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक्सपोनेंट मेंटीसा हम इसको कहते हैं। ठीक है, मेंटीसा इसको कहते हैं। ई का मतलब है कि ये पावर को शो कर रहा है कि इतनी ही पावर आएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, इट कैन नॉट बी अ रियल नंबर। एक्सपोनेंट जो होगा आपका, ये हमारे पास हमेशा एक इंटीजर वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती, ये हमारे पास पॉइंट हो सकता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंटीसा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। ठीक है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नीचे चीज़ देखें जो आपको जहाँ से आपको समझ आएगी। सपोज वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1000.0। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे शो कर सकते हैं? 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी नोटेशन है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में लिखा हुआ था, इसी को आपने इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किस तरह से शो करेंगे? 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 10 की पावर की फॉर्म में जब आप शो करते हैं तो इसको कहते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। ये भी हम जो है वो कम ही यूज़ करते हैं, हम सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इट कैन बी रिटन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 1.0 ई रेज़ टू पावर 3। 10 की जगह पे आप इसको ई, जो हमने ई लिखा था, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अब ये जो 1.0 है ये मेंटीसा हो जाएगा और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इन दिस एग्जांपल 1.0 इज मेंटीसा एंड 3 इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। सिमिलरली अब एक और वैल्यू इन्होंने लिखी है 0.004694। इसको आप कैसे लिखेंगे? 4.694 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर, आप ये देखें पीछे जा रहा है तो 10 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको चीज़ नहीं समझ आ रही तो इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, कि आप उसको ई की फॉर्म में लिखते हैं। आप लिखते कैसे हैं इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वही ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपके लिए समझना एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट इसको समझना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए? दो चीज़ें। एक तो क्या है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को शो करवा सकते हैं, और वो कैसे करवा सकते हैं कि उसके दो पार्ट्स आप बनाते हैं, एक मेंटीसा होता है और एक एक्सपोनेंट होता है। मेंटीसा होता है जो पावर से पहले आता है, और जो एक्सपोनेंट होता है वो पावर के ऊपर जो वैल्यू आ रही है कि कितनी पावर है, वो एक्सपोनेंट होता है। ठीक हो गया। और एक एग्जांपल आप इसकी कर लें, कोई भी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आप कर लें। ये जो पीछे हमने की थी 1, ये वाली, तो इसको आप कैसे एक्सपोनेंट आप लिखेंगे? हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करना होगा तो 1 × 10 रेज़ टू पावर 3 या 1.0 ई रेज़ टू पावर 3, इस तरह से भी आप इसको शो करवा सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अब इन्होंने आगे एग्जांपल्स भी काफ़ी सारी दी हुई हैं कि 1.98 उसकी साइंटिफिक नोटेशन है 1.9 × 10⁻�0, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन ई रेज़ टू पावर 0, एक्सपोनेंशियल में ई आ जाता है। ठीक है, अगला एक और नंबर है 4679000, इसको 10⁻6 कर दिया, 4.679679 मल्टीप्लाई 10⁻6, और दूसरे में जब एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो ई रेज़ टू पावर 6। ठीक है, बस ठीक है, काफ़ी है। अगर आप इसको लिखने का तरीका जैसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस तरह से हम लिखते हैं कि कैसे आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन बनाएंगे। जैसे 1.98 है तो आप देखें, बल्कि इसको रहने से दूसरा करते हैं 4679000.0। तो आप क्या करते हैं? सबसे पॉइंट से पहले जो होता है ना, सबसे पहले यहाँ पे आप पॉइंट लगाते हैं, आगे जितने भी होते हैं आप इनको 10 की पावर में ले जाते हैं। ठीक है, तो 0 वाले जो होते हैं 4.679 मल्टीप्लाइड बाय, आप देखें कितने के बाद कितने रह गए थे? 1 2 3 4 5 6,
10⁻⁶ कर दें। जब ई की फॉर्म में करेंगे तो 4.679 e⁻�6। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं आप उनको काउंट करके उसको पावर में लिख देते हैं। इसी तरह दूसरा हमारे पास था 0.50053। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, पहला कहाँ से आ रहा है 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब ये देखिए ये पीछे की तरफ था, जो आगे की तरफ था वो पॉजिटिव में जाता है, जो पीछे की तरफ वो उसको अब नेगेटिव में, तो वो कितने हैं 1 2 3 4, तो 10⁻⁻⁴। तो आप इसको जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो e⁻⁻⁴। ठीक है, ये इसका एक मेथड है, अंडरस्टैंड करने के समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जस्ट एमेंटीसा और एक्सपोनेंट की डेफिनेशन करें और एक एग्जांपल आप साथ अंडरस्टैंड कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट भी इसी तरह से छोटा सा टॉपिक है रेंज और प्रिसिजन। यही जो भी हमने पढ़े हैं एमेंटीसा और एक्सपोनेंट, इसी से रिलेटेड है रेंज एंड प्रिसिजन। अच्छा, अब ये क्या होते हैं, प्रिसिजन होती है इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं वो हमारे पास होती है प्रिसिजन। और रेंज होती है जो एक्सपोनेंशियल की पावर में आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 0.1234567 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। तो इसमें रेंज क्या होगी, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं 7, तो रेंज आप कहेंगे इसकी कितनी है 7, और प्रिसिजन इसकी क्या है 3। जो पावर में आ रहा होता है वो हमारे पास प्रिसिजन होती है। तो ये भी यानी कि MCQs में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, नंबर दिया हुआ है बताएं इसकी रेंज क्या है, तो आप रेंज क्या बताएंगे, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं उनको काउंट करें, वो रेंज बन जाएगी। और जो उसकी पावर लिखी हुई है वो आपके पास क्या बन जाएगी उसकी, सॉरी अपोजिट कर दिया मैंने, जो इसकी प्रिसिजन होती है वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सॉरी मुझे कंफ्यूज हो गया, ये प्रिसिजन होती है और ये रेंज होती है। ठीक है, दोनों में मैंने अपोजिट कर दिए थे। प्रिसिजन क्या होती है, जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाले नंबर आ रहे होते हैं उनको प्रिसिजन कहते हैं, और रेंज होती है जो हमारे पास पावर में आ रहा है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा है 1.1119273 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। तो 10 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास इसकी रेंज क्या, प्रिसिजन क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और रेंज आपके पास क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो ये रेंज हो गई जो कि पॉइंट के ऊपर आ रही है, और प्रिसिजन क्या हो जाएगी, जितने पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं उनको प्रिसिजन कहेंगे। तो ये हमारे पास रेंज और प्रिसिजन होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा एक और टॉपिक है कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप, अच्छा अभी हमने दो तरह की डाटा टाइप्स पढ़ ली हैं, कि हमने इंटीजर पढ़ी है, उसकी आगे से टाइप्स पढ़ी और फ्लोट पढ़ी है, उसमें आगे से जो एरर्स आते हैं या उसमें रेंज, प्रिसिजन, मेंटीसा, एक्सपोनेंट, फ्लोट के आगे फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ये 3-4 चीज़ें हमने फ्लोट की पढ़ी हैं। अब जो तीसरी हमारे पास डाटा टाइप है वो हमारे पास क्या है, उसको हम क्या कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर इसको बोलते हैं, और जब इसको उसमें लिखते हैं सी लैंग्वेज में तो कैरेक्टर CHAR सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर को INT लिखते हैं, तो इसी तरह से जब कैरेक्टर को लिखते हैं तो सिर्फ CHAR लिखते हैं। और ये क्या होता है, कैरेक्टर डाटा इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू एंड इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। जैसे इंटीजर था तो इंटीजर हमारे पास विदाउट डेसिमल पॉइंट स्टोर करता है, और उसके आगे से फिर डिफरेंट साइजेस के, जैसे शॉर्ट है, लॉन्ग है। इसी तरह फ्लोट हमने पढ़ा तो फ्लोट आगे से डिफरेंट टाइप की स्टोर करता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। तो ये हमारे पास इसी तरह से कैरेक्टर है। कैरेक्टर हमारे पास क्या करता है, सिर्फ 1 बाइट यानी कि एक ही सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और पंक्चुएशन मार्क और अदर फ्यू सिंबल्स। कोई भी चीज़ आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई डिजिट स्टोर कर सकते हैं, लेटर जरूरी नहीं हो, कोई कैरेक्टर ही हो, यानी कि ABCD है, जरूरी नहीं है वो, कोई भी लेटर, डिजिट, कैरेक्टर, कोई भी चीज़ आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, उसको आप कहेंगे कैरेक्टर। लेकिन होगा वो सिंगल बाइट ही, यानी एक ही बाइट स्टोर करेगा, और आप इसको हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ये मेरे ख्याल से हमने पहले भी पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोड, इनके रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ है A, तो ये भी मेरे पास एक कैरेक्टर है। मैंने लिखा हुआ है 5, ये भी मेरे पास एक कैरेक्टर है। मैंने लिखा हुआ है @ ये भी मेरे पास एक कैरेक्टर है। मैंने हाई सिंबल लिखा, ये भी, यानी कि कोई भी लेटर भी स्टोर कर सकते हैं, कोई डिजिट भी स्टोर कर सकते हैं, और कोई स्पेशल सिंबल भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने कैरेक्टर स्टोर किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जैसे इन्होंने क्या आगे एग्जांपल दिया है
अच्छा, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है कि कैरेक्टर जो होता है वो हमारे पास जब हम इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये उसको उसकी आस्की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। आस्की कोड हमने पीछे भी पढ़ा था, आपने मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 में है, जहाँ पे हमने BCD, यूनिकोड, EBCDIC हमने पढ़ी थी, स्कीम्स पढ़ी थी कि आपकी बाइनरी एनकोडिंग स्कीम्स होती हैं। BCD थी सबसे पहले, यूनिकोड थी, आस्की कोड था और EBCDIC, ये 4 हमने स्कीम्स पढ़ी थी। तो ये जो कैरेक्टर डाटा टाइप होती है, ये हमारे पास आस्की जो है वो स्कीम यूज़ करती है। और आस्की स्कीम का क्या मतलब है? आस्की हमने पीछे पढ़ा हुआ है, स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इसकी एब्रीवेशन आप याद कर लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये बुक पे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि कोई भी कैरेक्टर वैल्यू मैंने लिखी है तो ये उसको उसके आस्की कोड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आप कैरेक्टर तो हमारे पास कैरेक्टर हो गया ना, सिंगल कोड्स में लिखा है, तो आप उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कैरेक्टर लिया हुआ है CH1, मैंने एक लिया है A और दूसरा मैंने लिया है B, ठीक है, और मैं एक तीसरा लेके मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, CH1 + CH2। तो अब वो A B को कैसे ऐड करेगा? वो डायरेक्टली A + B नहीं करेगा, वो क्या करेगा, A के पीछे जो एक हमारे पास आस्की कोड है उसको लेगा और इस तरह B के पीछे जो आस्की कोड होगा वो उसको लेगा, ठीक है। तो अब A के पीछे हमारे पास जो आस्की कोड्स आपको कैसे याद रहेंगे? सिंपल सा इसका एक तरीका है, वो हमारे पास क्या है कि जो आपने चीज़ें याद रखनी है वो ये होगा कि ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बेशक आप लिख लें कि जो कैपिटल A होता है उसका आस्की कोड है 65, ठीक है, स्मॉल A है उसका है 97 और जो 1 है उसका है 49, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे किस चीज़ का पूछ रहे हैं? स्मॉल A और स्मॉल B। तो स्मॉल A का 97 है तो स्मॉल B का क्या हो जाएगा? 98, ठीक है। इसी तरह अगर C होता तो उसका 99, D होता तो 100, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा होता 1 और 5, अब 1 का हमें पता है 1 का कितना है 49, तो 5 का कितना हो जाएगा 49 को आप में 5 ऐड कर लें, 2 का 50 होगा, 3 का 51 होगा, 4 का 52 होगा और 5 का 53 हो जाएगा। तो अब ये 49 + 53 जो रिजल्ट आएगा वो वाला देगा। समझ आई ये चीज़? तो ये अक्सर ऐसे पेपर में प्रोग्राम आते हैं कि वो वहाँ पे दिया होगा कैरेक्टर, आप उसको ऐड करके बताएं। तो अब अगर सिर्फ यहाँ पे आप देखें 1 + 5, वैसे तो रिजल्ट 6 आता है, लेकिन असल में आप इसका रिजल्ट 6 नहीं आएगा, ये क्या बनेगा 102। तो ये रिजल्ट जो इसका आएगा 102। तो आपको MCQs में फिर वो 6 वाला ऑप्शन ही नहीं दिया होगा, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 6 क्यों नहीं आ रहा, हालांकि 5 + 1 6 होता है। तो हमारे पास असल में जब कैरेक्टर आ जाए सिंपल, अगर इंटीजर होती इसकी टाइप इंटीजर होता तो फिर तो यानी कि कोट्स में सिंगल कोट्स में ना लिखा होता, सिंपल इंटीजर वैल्यू होती, तो फिर तो इसका रिजल्ट 6 ही आता। लेकिन अब चूँकि इसकी जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर है, तो इस वजह से जो इसका रिजल्ट आएगा वो 102 आएगा। समझ आई ये चीज़? तो आपने क्या चीज़ें याद रखनी है? सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि कैपिटल A का जो है वो 65 होता है, स्मॉल A का 97 होता है और जो 1 होगा उसका 49। तो इसी में से कोई ना कोई चीज़ आपको पूछी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है B और यहाँ पे लिखा हुआ है D, तो अब B का हमारे पास क्या बनेगा 66, A का 65 है तो B का 66 और D का क्या हो जाएगा 68। तो इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट बनेगा वो आपका आंसर आएगा। समझ आई ये चीज़? ऐड जरूरी नहीं ऐड ही करना, माइनस करके कुछ भी करके आपका रिजल्ट बनता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आस्की कोड होता है जो कि आपको याद रखना है। और ये बात याद रखनी है, कैरेक्टर जो है हमारे पास सिर्फ सिंगल बाइट लेता है और कैरेक्टर में कोई भी चीज़ आ सकती है, लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, कुछ भी आ सकता है। और जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। अगर सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ तो फिर इसका मतलब है उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप उसका आस्की कोड पहले देखेंगे, फिर आप उसको ऐड करेंगे। सिंपल आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर सिंगल कोड के बगैर लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि वो इंटीजर वैल्यू है, फिर आप उसको ऐड सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स का, वो हम इंशाल्लाह कल से करेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू।